मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। च 141 आखिर ऐसा क्या है जो अब तक उसे छुपा हुआ है। अब आगे आरो कारण को यही बता रहा था कि उन्हें उस महाराज की चिंता हो रही है, उसके शरीर में फैला हुआ वह जहर, और ऊपर से यह युद्ध। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इतना बड़ा साम्राज्य का क्या होगा। और वही करे बस मुस्कुराहट रहा था, और उसे मुस्कुराते हुए देखकर आरव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और वह गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा, और धीरे धीरे वहां का तापमान बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया। जिसके बाद कारण का एहसास हुआ कि अब को गुस्सा आ रहा है। पिछले कुछ समय से आप लगातार गुस्सा ही कर रहा था, जिसके कारण आप कारण को भी सोच समझकर आरोन के सामने बात करना पड़ता है। और यही नहीं, वह हर पल अलग अलग चीजों को लेकर काफी गुस्सा करना शुरू कर दिया है, और लोगों को भी अलग अलग तरह के साथ जा सुना देता है। कुछ पल के बाद आरव ने उसे देखा और फिर कहा, लगता है तुम में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मेरे इस हालत को देखकर ना। मैं तुम्हें आचार्य उत्तम देव जी के पास भेज दो, उन्होंने कहा था। अगर तुम खाली हो जाओगे तो उन्हें तुम्हें कुछ सीखना और कुछ जिम्मेदारी देना है, तो तुम वहां पर चले जाओ। ये कहते हुए आराम मुस्कुराते हुए अपने आराम से एक जगह बैठ गया। कारण कुछ कहता उससे पहले एक दासी वहां पर आई और कुछ कहने लगी, जिसके बाद आरव ने बेख्याली में हमें भर दिया, और फिर वह कारण की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। पर पिछले बातों को सुनकर कारण तो सदमे में था। वह तब होश में आया जब उसने आरव का गुस्से से भरा चेहरा देखा, और तब उसे समझ आया कि वहां पर हो क्या रहा है। करने देखा कि वहां पर खाना लेकर बहुत ही सुंदर अप्सरा सी लड़कियां आर को चारों तरफ से गिरकर खड़ी हो गई है, और उनके सुंदरता का कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो वही उनके सामने अलग अलग तरह का बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भोजन भी लग चुका था। ये सभी चीज देखकर आरव ने तुरंत ही अपने अंगरक्षक को वहां बुलाया, और आरव का गुस्सा देखकर तो बाकी वह सुंदर सुंदर दासियां 2 कदम पीछे ही है। आरव ने तेजी से अपने अंगरक्षक को उन सब को बाहर निकलने को कहा, और वह खाने को भी जो वहां पर रखा गया था। उसके बाद अंगरक्षक आरव के समय साथ झुकाए हुए खड़ा था, तो वही आना बहुत ही ज्यादा तेज गुस्से में था, जिसे देखकर कारण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके पास ही बैठ गया, और अंगरक्षक की तरफ देखकर बहुत ही कड़े अंदाज में कहा, तुम्हें पता है ना कि यह सभी चीज राजकुमार यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुमने इन सभी चीजों, और यह क्या बकवास था जो कुछ समय पहले इस तरह की लड़कियां इस कमरे में आई। राजकुमार पर इसे हमने रोका था, पर आपकी इजाजत लेकर ही वह सभी अंदर आई थी। नहीं तो मुझे पता होता तो मैं ऐसे कभी नहीं करता। पहले भी तो कई पहले की नहीं, मुझे इस वक्त और अभी का जवाब चाहिए। इन सभी चीजों को करने और भेजने के लिए किसने कहा था? सच सच जवाब दो। आरव ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में पूछा। उसका तो मन कर रहा था कि सामने रखे सभी बर्तन को उसे अंगरक्षक के सर पर दे मेरी, और यह बात वह अंगरक्षक भी जानता था। अब मैं धीरे से एक करके सभी चीज आरव को बता दिया। कुछ पल की शांति के बाद आरव को बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने कारण की तरह देखा, तो कारण ने अपना सर हिला दिया। इसके बाद वह दोनों अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ पल बाद वह दोनों राज्य महल के बाहर जादू नगरी के आचार्य उत्तम देव के इस पहाड़ वाले घर पर थे, जहां पर वह अक्सर अपनी सबसे ज्यादा मेडिटेशन करते हैं। वहां पर आने के बाद वह दोनों कुछ पल वहां पर शांति से बैठे रहे। वहां का सौंदर्य और नजर इतना अनुभव था कि वह फिर से वही जगह पर एक झील के किनारे इस खुशी पर बढ़ गए, जहां पर वह अक्सर बैठे हुए घंटे बातें करती। यह अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी लिखिए। उनके लिए एक सामान्य खाना उनके सामने रख दिया कि जाने के बाद बहुत सारे बोलो, और वहां पर काम करने वाले, ताकि लोग राजकुमार आरव और आरव ये कारण उन्हें जानने लग गए थे। औरों के बारे में हर तरह की बातें तो हो रही है, पर कुछ ऐसी चीज भी है जिससे अभी आप अनजान है, और उसे बारे में कोई भी उसे कुछ भी चीज नहीं बताता कि आखिर ऐसा क्या चीज है। तो उसे अब तक छुपाया जा रहा है। नहीं तो बड़े से बड़ी गुप्त चीजों के बारे में उसे पता है, पर आखिर ऐसा क्या है जो अब तक उसे छुपा हुआ है। आचार्य उत्तम देव से इस बारे में बात करता हूं तो वह दोनों यही कहते हैं कि उसे तरह की चीज जानने में अभी मैं सक्षम नहीं था। अगर उनसे भी ज्यादा चीज मुझे पता है, या एक सामान्य जादूगर के पास जितनी शक्तियां होती हैं उससे ज्यादा अगर शक्ति मेरे पास है, और एक साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी मैं बनने की क्षमता मेरी है पास है, तो आखिर ऐसा क्या चीज है जिसके बारे में जानना मैं नहीं समझ सकता कि सब उसके दिमाग में चल रहा था। वह यही सवाल खान के वक्त कारण से कहता है, जिस पर कारण भी चुप रहता है। उसे पता था कि यह हमेशा का आरो का सवाल है।
तभी आरव ने तेजी से अपना मुट्ठी किनारे पर जोर से माला, जैसे कारण थोड़ा सा डर गया, पर वह कुछ कह नहीं सकता। फिर भी वह उसकी तरफ देखा तो उसके लाल आंखों को देखकर डर गया। मुझे पता है तुम्हें बहुत सारी चीज जानी है, पर अभी तुम इस स्थिति में नहीं हो तो तुम उससे बारे में जानूं। हम सब बहुत ही आसानी से उसे सभी चीजों को जान और समझ सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हारी जो याददाश्त है वह आना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी याददाश्त नहीं आ जाएगी तब तक हम उससे बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते। एपिसोड 142। अब आगे। खाते वक्त आरव कारण की बातों को सुनकर कुछ कहता नहीं है, पर वह शांति से सभी चीजों के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वह अपनी दुनिया से इस दुनिया में आया और कैसे कैसे उसके साथ सभी चीज धीरे धीरे होने लगी। अब तो उसे ऐसा लग रहा है कि यह सभी चीज किसी की रची हुई कहानी है जिसके अंदर वह फर्स्ट जा रहा है। हर कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज छुपा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इसके बारे में वह जानकर भी अनजान बना हुआ है। ये सभी चीज आ रहा के दिमाग में तो घूम रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ हरे भरे पहाड़ पर नदी के बीच लगातार बादल गरजने और बहुत ही तेज और खतरनाक आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी ही वह बाजार दो हिस्सों में टूट जाएगा और आवाज इतना खतरनाक कि किसी का भी जान ले ले। इसी बीच राजा कुमदेव अपनी लंबी से तलवार से बिजली निकलते हुए सामने खूंखार ड्रैगन की तरफ इशारा करते हुए हमले करने लगा। वह उसके आसपास अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बाकी जादूगर हवा में उड़ रहे थे और उससे भाव और विशाल ड्रैगन को काबू में करने के लिए अलग अलग हिसाब से उसे पर हमला कर रहे थे। उनके साथ जादूगर रुद्रा और माहेश्वरी अपने अपने ने साथियों के साथ उसे ड्रैगन को चारों तरफ से घिरे हुए थे, पर वह ड्रैगन इतना विशाल और ताकतवर था कि उसके पास कोई भी जा नहीं पा रहा था। वह काले रंग का 3 सर और सबसे शक्तिशाली पंखों वाला त्रिलोक सर धारण करने वाला ऐसा ड्रैगन है जिससे लड़ना संभव है। पर उसकी वह लाल आंखें और सभी ड्रैगन के राजा होने का प्रतीक उसके माथे पर वह सुनहरी चमक उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन बना रहा है। और यह बात आज साबिर भी हो रही है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जादूगर भी उसे हमला करने में असमर्थ हो रहे हैं। तभी रुद्र दूसरी ओर से अपनी जंजीर और शक्तियों से उसे ड्रैगन के एक तरफ पथ पर एक घाव बनाने की कोशिश करने लगा, और जैसे ही वह अपनी कोशिश में कामयाब हुआ वह तेजी से उड़ते हुए उससे कुछ दूरी पर राजा कुंड के पास आ गया और उसने कहा, महाराज मुझे नहीं लगता यह इतनी आसानी से हार मान लेकर हमें बस ऐसे काबू में करना है। राजा कुंभदेव जादूगर रुद्रा के बातों से सहमत थे। उसने अपनी आंखें बंद करके पूरे इलाके की तरह देखा तो उसे महसूस हुआ कि सेकंड ड्रैगन की शक्तियां इस वक्त इस सबसे भव्य और विशाल ड्रैगन के राजा के पास है और बाकी सब अब घायल हो चुके हैं, फिर भी उनकी तरफ ही बैठे हुए आ रहे हैं। ये सब महसूस करने के बाद उसने अब रुद्र की तरफ देखा और कहा, हमें इसके साथिया आने से पहले ही इसे काबू में करना होगा, और कुछ वक्त के लिए इससे क्या करना होगा जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। ये कहने के बाद राजा को मुझे तेजी से अपने रहस्यमयी ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल करने लगे। जैसी रूट ने देखा कि राजा को मुझे अपनी उसे रहस्यमय जा शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही बाकी सभी ने भी अपने अपने उसे विशेष चक्र और उसे ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल करने लगे जो उनके लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खास होते हैं। वह इस शक्ति का इस्तेमाल तभी करते हैं जब उन्हें सबसे ज्यादा इस शक्ति की जरूरत हो या कहीं चीनी करने की अलग ही सीमा के बीच में खड़े हुए हो, और ये दायरा बहुत ही ज्यादा समीप नजर आ रहे हैं। माहेश्वरी ने अपने हाथ लंबे किए और जमीन से बहुत ही लंबा और खतरनाक 2 झाड़ियां निकालकर उसे हवा में उड़ रहे ड्रैगन के पैरों को इतना मजबूती से बांध दिया कि ऐसा लग रहा था कि उसे ड्रैगन के पर में एक पेड़ की जंजीर बन गई है, और उसे जंजीर को शक्तियां बाकी उसके आसपास के जादूगर भी देने लगे, जिसे वह जाकर भी अपने पैर को हिला नहीं पा रहा था। और अब तो उसके आसपास अलग अलग तरह की चक्र से उसे बिजली की झटका आज और अलग अलग टाइप को की ऊर्जा शक्ति का भी स्वाद चने को मिल रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि यह इंसान इस तरह मिलकर उसे पर हमला कर देंगे। अब वह ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और अपने पंखों को फ्लैट हुए अपने तीनों सर को ऊपर किए हुए जोरों से चीखने लगा। उसकी चीखने की आवाज से पूरा एरिया गूंज उठा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी को चिल्ला चिल्ला कर अपने पास बुला रहा है, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा होने वाला था, क्योंकि दूसरे ने उसे ड्रैगन के आसपास एक अलग ही तरह का दीवार पैदा कर दिया है जिससे उसकी सभी आवाज इस तक सीमित रहेगी। और यह उसने यहाँ पर एक जाल बिछा दिया था जब ये ड्रैगन इस जगह पर उनसे लड़ने के लिए आया था। तभी से यह सभी चीज उन लोगों ने सोची हुई थी। अब जैसे ही ड्रैगन उसके सही जगह पर आ गया तो
वह उसे एक मायाजाल के अंदर आ चुका था जहां पर से उसकी शक्तियां हल्की काम तो हो गई थी, साथ ही साथ उसकी किसी भी तरह की ऊर्जा शक्ति उसके बाकी साथियों से जुड़ी हुई नहीं थी, जिससे वह जाकर भी उनसे ऊर्जा नहीं ले सकता, नहीं उसे आवाज देकर बुला सकता है। इस 3 सर वाले ड्रैगन को बहुत ही घमंड था अपनी शक्तियों पर, क्योंकि वह बाकी ड्रैगन और जादुई जीवों का सबसे बड़ा और खतरनाक राजा जो था। राजा कुंभदेव ने एक भव्य गोलाकार चक्र बनाया और तेजी से उसे ड्रैगन की बीच वाले सर के तीसरी आंख की तरफ इतनी सटीक निशाने से आक्रमण किया कि उसे ड्रैगन को सूचना समझना की समय ही नहीं मिला और वह सीधा आसमान से नीचे की ओर गिर पड़ा। उसकी तीसरी आंख से जो सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसकी ऊर्जा शक्ति का मीन्स था, वह धीरे धीरे तड़पते हुए बस जमीन पर लोटपोट होकर ठीक रहा था। उसके दोनों पंखों से लगातार काले रंग की खून निकल रहे थे और अब वह ड्रैगन बहुत ही जानता कमजोर भी हो चुका था। राजा कुंभदेव को कुछ याद आने लगा और वह अपनी पुरानी यादें को याद कर कर मन ही मन कहने लगे, जाने पहचाने यादें हमेशा दुख देते हैं। बंदी बना लो इससे और याद रहे इसके घाव भरने नहीं चाहिए, अगर इसके घाव भर गए तो यह एक बार फिर से हम पर हमला करने की कोशिश करेगा। इसे इतने गुप्त तरीके से छुपा कर रखो कि किसी को इसके बारे में कुछ खबर ना हो, तब तक हम बाकी के पागल हो चुके ड्रैगन को कहीं कैसे ठीक करते हैं, इसका इलाज ढूंढना होगा। ये कहते हुए राजादेव एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इतना लंबा युद्ध लड़ने के बाद वह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उनके सीने और जगह जगह घाव लगे हुए थे और यही हाल बाकी सब जादूगर और सीना कभी था। वह लोग ही तो इन जादुई जंतु और ड्रैगन से कर रहे थे जिन्हें सिर्फ इंसानों को खत्म करना आता है। एपिसोड 143। एक भयानक लड़ाई लड़ने के बाद राजा कुंभदेव में उसे ड्रैगन को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। बाकी के जादूगर पालन करते हुए उसे ड्रैगन की आंख बंद कर दिया और महेश्वरी ने पेड़ों की लाता से बांध दिए गए बहुत ही ज्यादा खतरनाक कब और शक्तियां काम हो चुकी थी। पूरी तरह से कमजोर होने के बाद वह ड्रैगन ना तो आवाज कर कर अपने साथियों या अपने नीचे दर्जी के बहुत सारे ड्रैगन को नहीं बुला पा रहा था, नहीं इसके शुरू से निकल रहे उसे सिग्नल को भी वह ड्रैगन समझ नहीं पा रहे थे। ड्रैगन के पास अलग अलग तरह की शक्तियां हैं, इसका इस्तेमाल वह भी बहुत ही चलाकर और वक्त भी इसलिए ही करते हैं क्योंकि वह किसी भी इंसान को अपने आसपास भटकने नहीं देना चाहते। इस इलाके के जादू ड्रैगन्स को झांसी में लेने के बाद और उसके सरदार को बंदी बनाने के बाद राजा कुंभदेव और उसके सभी साथियां अपनी सुरक्षा से बनाए गए एक ऐसी जगह पर चले गए जहां पर ड्रैगन्स हो या कोई भी जीव वहां तक नहीं पहुंच सकता, और वह ऐसी जगह है जहां पर काली जादू शक्तियां भी काम नहीं आती। वहां आने के बाद राजा कुंभदेव अपनी कक्षा मतलब बनाए गए छोटे से कमरे में चले गए और अपने सभी सुरक्षा कवच को निकालकर एक लंबी सांस लेते हुए कुछ चीज को याद करने लगे। फिर वह उसे कब से बाहर चलेकर बाकी सबकी जादूगरों का हाल चाल देखने लगे। बहुत सारी जादूगर बहुत ही ज्यादा चोट और घायल हुए थे और बहुत सारे लोग अभी भी इलाज की जरूरत थी, और जो जादूगर पूरी तरीके से ठीक थे वह सब बाकी जादूगरों को ठीक करने और उनके धवन को मलहम लगाने का काम कर रहे थे। माहेश्वरी और रुद्र भी बाकी जादूगरों को ठीक करने में उनकी मदद करने लगे। राजा कुंभदेव बहते हुए नदी के किनारे चल गए और उसे बहते हुए पानी से मुंह और हाथ पैर में पानी से साफ करने के बाद वह कुछ देर वहीं पर बैठे रहे। इतने शांत और सुंदर वातावरण को देखकर उन्हें बिल्कुल भी बेचैनी नहीं हो रही थी और वह कुछ देर वहीं पर बैठ गए। वहां कुछ देर बैठने के बाद वहां पर बुधदेव और माहेश्वरी आ गई। हालांकि राजा कुंड का आधा ऐसा था कि उनके आसपास कोई बैठ नहीं सकता था, पर इस वक्त वह लोग एक तरह से योद्धा ही थे जो एक साथ मिलकर किसी दूसरे पक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। माहेश्वरी ने अपने हाथ में पानी का पाउच लेकर राजा कुंभदेव को दे दिया और हाथ में रखे कुछ दवाएं और शीशे भी है। ये देखकर राजा को मुझे अपने सवाल या नजरों से उसे देखा तो माहेश्वरी मुस्कुराते हुए कहने लगी, माना कि आप अपने सबसे बड़े पुत्र आरव से यानी राजकुमार आरव से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी चिंता करते हैं, पर वह भी हर किसी का ख्याल रखना है जो उसके करीबी होते हैं। ये दवाएं आपको देने के लिए उन्होंने ही कहा है। वह बहुत ही ज्यादा नेक और साफ दिल का इंसान है महाराज। आप आरव को कब से जानती हो? फिर कुछ सोचते हुए राजा को महादेव महेश्वरी को देखकर कहने लगे, आखिर तुम वही लड़की हो ना जिसने हमारे बेटे को बचाया था? आखिर हुआ क्या था? तुम और आरव कैसे मिले थे? मुझे सभी चीज जानी है। दूसरे के मुंह से तो मैंने कई दफा इस घटना के बारे में सुना और जाना है, अब तुम बता दो आखिर हुआ क्या था।
जिस पर माहेश्वरी ने रुद्र की तरह देखा तो रुद्र में सर हिलाया और फिर वह तीनों आपस में बातें करने लगी है। इस दौरान वह लोग यहाँ के बारे में भी बात कर रहे थे और आरो के बारे में भी। राजा कुंभदेव और उनके बारे में जानकारी बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होने लगे। उन्हें जरा से भी अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा इस तरह से अपनी सभी चीजों को भूल जाएगा और एक आम लड़का बनाकर जिंदगी जिएगा और धीरे धीरे उसके अंदर अलग अलग तरह की जादू शक्तियां भी आ जाएंगे। पर वह ये बात जानकर खुश थे कि आखिरकार उनके भविष्यवाणी सच हो रही है और जो भविष्य में होने वाला है उसका छोटा सा अंश अभी दिखा रहा है। राजा कुंभदेव ने दवाई का पूछ अपने पास लिया और उसमें से एक सीसी का दवाई खा लिया। उन्हें खाने के बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा तरोताजा महसूस होने लगा। वह अपने हाथों में वह पैकेट देखते हुए उससे और चले गए जहां से वह आए थे। उनके जाने के बाद रुद्र और माहेश्वरी इस दिशा में देखते हुए कहने लगे, आखिर आरव के पास ऐसी क्या रहस्य है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है? क्या अभी तक आप भी नहीं जाने उससे रहस्य के बारे में? मुझे लगा आप और आरव बहुत ही अच्छी दोस्त है तो उससे रहस्य के बारे में आप जानते होंगे। जिस तरह से आरव हमारी इस दुनिया में ढालने की कोशिश कर रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह बहुत ही गहरा राज छुपा रखा है अपने अंदर। पर यह बातें हैं कि उसे भी इस सब के बारे में बहुत ही काम पता है। पर यह आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर वह सभी चीजों के बारे में जानता तो अब तक वह अपने सभी सवालों का जवाब हम सब से ना करके जवाबों को ढूंढता और उसके बाद फैसला लेकर उसे रास्ते चल पाता। तुम तो जानती हो ना हम किस तरह से अपने दुनिया और बाहरी शक्तिशाली काली दुनिया को छुपाकर और उन सब मासूम लोगों से बचकर रक्षा करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके जीवन में बहुत ही कलश छाया मौत बनकर मंडरा रहा है और हम उनकी रक्षा करके अपनी उसे छोटी सी दुनिया और इतने सारे लोगों को एक ऐसे सुरक्षा प्रदान करते हैं जो उन सब से छुपा हुआ है। पर आपके आने वाले समय में हम यह नहीं कह सकते कि यह रहस्यमयी जंग कब तक चलता रहेगा, क्योंकि काली शक्तियां भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। बस उन्होंने अपना रुद्र रूप नहीं दिखाई, ना ही हमारी शक्तियों का वह मिस्टर अभी तक पहुंच पाए हैं जहां पर अब तक कुछ हमारे पूर्वज पहुंचे थे, वह भी तब जब उन शक्तियों को हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। माहेश्वरी उसकी बात से सहमत थी। ऐसी बहुत सारी किस कहानी और इतिहास गवाह है इन सभी चीजों का। उसके बारे में उसने पढ़ा भी था और जाना भी। एपिसोड 144। आरव जब उत्तम देव के बने उसे पहाड़ वाले घर में कारण के साथ रुका हुआ था। इतने समय के बाद यहाँ आने के बाद आरो और कलर को एक कलर की सुकून और शांति मिलती है। वह अपने शक्तियों से कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं, इसलिए वह ज्यादातर यहीं पर रहकर अपने बाकी चक्र की शक्तियां और अपने तत्वों की शक्तियों को बढ़ाने और नए नए मंत्र और हमला करने की तकनीक को सिखाते हैं। हालांकि महल में अलग अलग कक्ष बने हुए हैं तत्वों के और उसके लिए अलग अलग तरह की बहुत ही विशेष प्रकार की सामग्री भी है, जिससे आरो बहुत आसानी से उन सभी चीजों के बारे में जान पर और प्रयोग भी कर सकता है। पर वह जानता है कि महान महल में बहुत सारी चीज अभी भी उसके हाथ में नहीं है, इसलिए वह जितना हो सके उतना लोगों के सामने अपनी आप को छुप कर रखना चाहता है। जब धीरे धीरे सभी चीज उसके हाथ में और नियंत्रित होने लगेंगे वैसे वैसे कुछ महल और उसके लोगों को अपने तरीके से चलाना शुरू करेगा, जिस तरह से अब वहां के लोगों के प्रति आरव का नजरिया बदला है। ये जानकर वहां के महल में रहने वाले बाकी परिवार और मंत्रियों और रानियां के साथ आरव का नया अंदाज बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी हो चुका है। रिद्धि सिद्धि भी अपने अपने प्रशिक्षण पूरा करने के लिए जादू नगर आ चुकी है और बाकी सभी भी। पर आरव को मिली जिम्मेदारी और राजा कुंभदेव के फैसले के कारण अब उस महल के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ये बात आरव को बहुत देर से पता चला और जैसे कि सबको अब ये बात पता चल चुका है कि पारस साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी कौन है, तो अब उसे किसी कीमती खजाने की तरह देख रहे हैं और कोई भी राजा कुंभदेव फैसले के खिलाफ नहीं जाता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली जादूगर हो या रानी राज देवी। जान चुका था कि अगर बात इस महल की उत्तराधिकारी की आती है तो राजा कुंभदेव बहुत ही अलग व्यवहार करते हुए फैसला लेते हैं। इस सभी चीज उसके दिमाग में बहुत ही तेजी से चल रही थी, तो वही कारण उसे अकेले छोड़कर जादू नगरी में चला गया। क्योंकि उसका भी कुछ प्रशिक्षण वहां के आचार्य के साथ मिलकर ही पूरा होता है और वहां के आचार्य भी आरो की सच्चाई जानकर अब उसके बारे में ज्यादा कुछ टच नहीं करते। नहीं तो यह विद्या निकेतन के नियम कायदा कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है, पर आचार्य उत्तम देव की कहने पर यह बात बुद्धि रहा गुप्त तौर पर है। और रही बात विद्या निकेतन के बाकी छात्रों की, तो वह सभी इस वक्त एक खास तरह की परीक्षा की तैयारी के लिए अपना पूरा ध्यान अपने अपने तत्वों की शक्ति चक्र शक्ति और मंत्र का उच्चारण और प्रयोग युद्ध नीति सीखने में अपना जी जना लग रहे हैं।
ये बात नए और पुराने दोनों छात्रों पर लागू हो रही है, पर जो राजकुमार राजकुमारी जो उसे जश्न में शामिल हुए थे वह सभी को आरव की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था और कुछ लोग तो उसे जल भी रहे थे। ये तो कुछ लोग अपनी अपने किए हुए चीजों पर पछता रहे थे। अगर उन्हें पहले ही पता होता कि राजकुमार आरव यानी आरव पारस साम्राज्य का वही चिराग है जिसके बारे में उन्होंने अब तक सुना है, तो वह उसके साथ दोस्ती करने में कोई कसर नहीं छुटती, पर अब तो उनके पास कोई मौका भी नहीं रहा। करण के जाने के बाद आप भी अपने कक्ष यानी रुद्र के कक्ष में चला गया और वहां पर बैठकर उसे गुलाबी रोशनी को जागृत कर उसे पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसे अपनी सुनहरी शक्तियां तो मिल गई थी, पर अभी भी उसे पर बहुत सारी रहस्यमयी धागा बांधा हुआ था, जिससे वह सुझाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा शक्तियां का प्रयोग होता है, जिसके कारण अब उसे सुनहरी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना अभी भी नहीं सीखा है। धीरे धीरे करके आरव ने सोचा है कि वह फिर से जादू नगर में रहकर अपना पूरा प्रशिक्षण पूरा करेगा। हालांकि रुद्र और उत्तम देव जी बहुत सारी चीज उन्हें सिर्फ जादू मंत्र बताते हैं, पर जो चीज वह जादू नगरी की उसे कक्षाएं और प्रयोग में सीखना है या खुद से किए गए अलग अलग चीजों के छोटे छोटे सवालों का जवाब ढूंढता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से अपने सवालों का जवाब मिलता है। पर यहाँ राजा कुंभदेव हो या उत्तम देव या रुद्र, वह सब तो उससे बस अपनी शक्तियों का बढ़ाने और उसे काबू करते हुए लोगों की मदद करने के बारे में बताते हैं, ना कि इस दुनिया के रहस्य के बारे में। पर अगर वह आचार्य से बात करके वापस से जादू नगरी में जाकर अपना प्रशिक्षण पूरा कर ले तो उसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, पर यह अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि राजा कुंभदेव इस वक्त महल में नहीं है और उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इसलिए वह इस वक्त ज्यादा चीज ना सोते हुए बस यही सोच रहा है कि कैसे वह राजा कुंभदेव के सामने जाकर अपनी बातें सामने रखे। मुझे सब सोचते हुए झील के किनारे की तरफ आ गया, क्योंकि उसे पता था कि अभी जिस तरह की चीज उसकी दिमाग में चल रहा है ये सभी चीजों से वह ध्यान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। कुछ देर मेडिटेशन करने के बाद आरव वापस से झील किनारे आकर बैठ गया। तभी उसे कुछ महसूस होने लगा। अभी अभी अपने सभी ऊर्जा शक्तियों को विराम देते हुए आरव शांत बैठा ही था कि तभी उसे बहुत ही ज्यादा अलग सा खिंचाव महसूस होने लगा। वह इधर उधर देखते हुए अपना ध्यान केंद्रित करते हुए सभी चीजों को गौर से देखने लगा, पर उसे कुछ खास समझ तो नहीं आया, पर उसके अंदर से एक अलग ही तरह की भावनाएं चलने लगी। वह चौंक करने होकर इधर उधर देखते हुए चारों तरफ देखने लगा। शाम के वक्त था इसलिए अब हल्की हल्की अंधेरा होने लगा था। तभी उसे एकदम कम पर कुछ आवाज सुनाई देने लगा। वह झील के पास आकर झील को देखने लगा। उससे बहुत ही ज्यादा अजीब सा एहसास होते हुए उसका पूरा ध्यान झील की तरह चला गया। तभी अचानक से आरव को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा है और वह जाकर सीधा झील में गिर गया कि आखिर उसके साथ होगा क्या है। पर वह झील के अंदर भी बहुत ही आसानी से सांस ले पा रहा था और वह किसी की तरफ खींचता हुआ चला जा रहा था। उसे झील के अंदर एक अलग सफेद रोशनी चमकती हुई नजर आई, जिसे देखकर और तैरते हुए उसे रोशनी का पीछा करने लगा। और उसका पीछा करते हुए जैसे ही उसने सामने देखा तो वह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गया। उसकी आंखों के सामने जो था उसे देखकर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा और वह अपने जगह पर रुक गया। एपिसोड 145। आरव तो अपनी जगह पर स्टॉप होकर खड़ा रह गया। अब उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह जो देख रहे हैं कि यह सच है ये सपना। पर कुछ देर अपने आप को शांत किया और सामने देखने लगा। एक सुनहरी रोशनी की तरह खड़ा आराम सामने सफेद रोशनी में खड़ा एक विशाल और भव्य ड्रैगन, जिसकी गर्दन लंबी और शरीर में बहुत ही सुंदर सफेद रंग के ऊपर निकले हुए थे और पानी के कारण उसके ऊपर इधर उधर होते हुए बहुत ही सुंदर नजर आ रहे थे। पर वह ड्रैगन की आंखें एकदम से नीली हो गई और वह अपनी नीली आंखों से लगातार सामने खड़े आरव को देखने लगे। उसके और ऐसे ही समझ आ रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ड्रैगन है, पर यही चीज वह ड्रैगन भी महसूस कर पा रहा था कि उसके सामने खड़ा ये सच भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अब वह दोनों बस एक दूसरे को देखते हुए सोच रहे हैं कि आखिर उन दोनों में से पहले हमला करेगा तो करेगा कौन। तभी अचानक से ड्रैगन की आंखें किसी चीज पर अटक गई और वह तेजी से आरव की तरफ बढ़ गया। ये देखकर आरव ने जल्दी से अपने शक्तिशाली चक्र को जागृत किया और उसे जगह से दूर है गया, जिससे वह उसे ड्रैगन से टकराते टकराने से बच गया। पर वह यहीं से नहीं रुका, उसने अपने हाथों के पंजे फैलाए और आरव की तरह हमला करने लगा। तो आप भी जल्दी से अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर उसे पंजे के हमले से बच गया। ऐसे ही दो चार और बाहर बार बार हमले करने के बाद अब आराम को भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसने भी अब पलट कर हमला कर दिया।
उसने अपनी सुनहरी शक्ति को इस्तेमाल करते हुए एक तेज रोशनी उसे ड्रैगन के आंख की तरफ कर दिया, पर वह ड्रैगन गोल घूम के अपने मुंह से एक और रोशनी निकलते हुए उसे तरफ फेंकती, जिससे दोनों की शक्तियां आपस में टकराकर समाप्त हो गई। ये देखकर वह दोनों और भी ज्यादा छोड़ गए और लगातार एक दूसरे पर अब हमला करने लगे। झील के अंदर वह दोनों ऐसे लड़ाई लड़ रहे थे जैसे कि उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो वही महल में रानी राज देवी अपने कक्ष पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में घूमती, उसे कुछ काम को लेकर जब बाकी रानियां उसके पास आए तो राज देवी ने उन सभी के साथ बैठकर कुछ चीजों के बारे में बातें की और अपने फैसले लेने के बाद उन्हें बता दिया, जिसके बाद वह उन तीनों रानियां को वहां से जाने को कह दिया और वापस से अपनी गहराई में कोसी गई। आज तक किसी को नहीं पता लगा कि राज देवी जी इतनी चतुर, चालाक और इतनी शक्तिशाली और वाली औरत कैसी है, जबकि वह एक साधारण औरत है। इसी बारे में बात करते हुए तीनों रानियां अपने कक्ष की तरफ चल रहे थे। ज्यादातर वह तीनों रानियां एक ही साथ रहती है। रानी चांदनी जी ने सोते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि आज यह महारानी कुछ ज्यादा ही कोई खुशी है? और मैंने ये भी देखा है कि आरव के आने के बाद उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया, पर बदलाव तो आ जाओ के अंदर आया है। वह जिस तरह पहले रानी जी के आगे पीछे रहा करता था, अब तो ऐसा लगता है जैसे कि वह एक दूसरे को जानते तक की नहीं है। तो तुमने सही समझाऊंगा, एक दूसरे को जानेंगे कैसे जबकि राजकुमार और कर दो दिमागी घुमा गया है। जिस पर रोशनी के घूर के देखने पर रानी नीलम देवी ने अपनी बात को संभालते हुए कहने लगी, मतलब राजकुमार आरव का याददाश्त हो चुका है, इसलिए अगर उसकी याद ना चली गई है, फिर भी हर किसी का अपना एक नजरिया होता है जो इतने सालों से यह महारानी बनी बैठी हुई है। तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत समय से हम सबसे यहाँ तक कि महाराज से कुछ छुपा रही है? क्योंकि मैं बहुत पहले इसे किसी का पीछा करते या किसी की बातें सुनते देखा था और उसे दिन पहले ही यह राजा कमदेवकी का पीछा करते हुए फिर जा रही थी। और इसकी वह खास नौकरानी बहुत ही ज्यादा चालाक है। अपने सभी बातें और कामों को वह बहुत ही चालाकी से महारानी तक पहुंच जाती है, ताकि हम राजा कुमारी के सामने किसी बुरी औरत की तरह नजर आए हैं, वो भी बिना जादू के। इसने बहुत सारे जल बोले हैं हमारे खिलाफ और हम कुछ कर भी नहीं पाए। तुम चिंता मत करो, एक नाइटी इश्क महारानी का सभी सच बाहर आ जाएगा। हमें बस उसे दिन का इंतजार करना है, क्योंकि इतने सालों में जो नहीं हो पाया वह आखिर तो होगा ही। बस अपने बच्चों को इस औरत से दूर रखो। ये कहते हुए तीनों रानियां एक तरफ जाने लगी। तो वही आरव और उसे ड्रैगन के बीच हो रहे उससे लड़ाई को महसूस करते ही आचार्य उत्तम देव की तेजी से अपने कक्ष से बाहर आ गए और दौड़ते हुए वह कुछ दिल के अंदर चले गए, जहां पर एक दूसरे की शक्तियों का बर्बरी से टक्कर देते हुए आर और वह ड्रैगन लड़ाई लड़ रही थी कि तभी उन दोनों की नजरें एक साथ आचार्य कौन देवता चली गई, जिसे देखकर वह दोनों अपनी जगह पर रुक गई। और फिर आचार्य उत्तम देव ने उन दोनों को हाथ दिखाकर रोका और शांत होने को कहा, जिस पर वह दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद साथ होकर आचार्य उत्तम देव के दोनों साइड को दूरी पर खड़े हो गए। अरे कुछ कहता हूं, उससे पहले आचार्य उत्तम देव ने उसे ड्रैगन के माथे पर हाथ रखा और उसे शांत होने को कहने लगे। ये देखकर आरव हैरान रह गया, पर उसे अब कुछ चीज समझ में आ रही थी। उसके बाद जब आरव राजा कुंभदेव और इस दुनिया के अलग अलग शक्तिशाली ड्रैगन्स के बारे में सुना और जाना तो वह बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया, पर अभी भी वह दोनों एक दूसरे को गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।